Assalamu alaikum. Good morning. Good morning everybody, or at least we hope and wish that it is a very good morning for you. तो टेंशन अभी भी नहीं लेनी, लेकिन सिचुएशन रूम कंटिन्यूज, क्योंकि सिचुएशन कंटिन्यूज और टेंशन इसलिए नहीं लेनी क्योंकि पाकिस्तान अपना मुकदमा जिस अंदाज से लड़ रहा है, देखिए एक हमारी तैयारी महाज पर है, महाज की है, एक हमारी अफवाज पाकिस्तान की तैयारी है जिस पे हमें पता है कि हम रात को अगर सुकून से सो रहे हैं या दिन में अगर मुतमईन हैं तो वो इसलिए हैं क्योंकि हमारी सरहदों पे जो तैनात जवान हैं वो जाग रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान जिस तरह आलमी सतह पे और डिप्लोमेटिक लेवल्स पे जिस तरह अपना मुकदमा पेश कर रहा है और मुकदमा लड़ रहा है, वो बड़ा काबिल सताइश है। बिल्कुल आपने सही बात की है। भारतीय जंगी जुनून की कल आलमी सतह पर शिकस्त और पाकिस्तान के अमन के बयानिए की फतेह हुई है और अक़वाम मुत्तहिदा से भी वही आवाज़ आई है जो पहलगाम वाक़े के बाद से पाकिस्तान का मुस्तकिल मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान अमन चाहता है और पहलगाम वाक़े पर किसी भी गैर जानिबदार फोरम पर तहकीकात के लिए तैयार है। मतलब डे वन से क्या, पहले घंटे से हम तो यही कह रहे हैं। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के बंद कमरा इजलास के बाद पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने ब्रीफिंग दी। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान बार बार कह चुका है कि पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं, We are not involved और हम जहां एक तरफ ये क्लैरिफाई कर रहे हैं, वहां दूसरी तरफ हम ये भी दुनिया को बावर करा रहे हैं कि भारत की तरफ से जो यकतरफा इक़दामात उठाए गए हैं, पर्टिकुलरली इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर सिंतास माहिदे को मुअत्तल करना, ये आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। आसिम इफ्तिखार का कहना था कि सिंतास माहिदे की मुअत्तली का मामला भी इजलास में उठाया गया है। पहलगाम वाक़े की आज़ादाना, शफाफ और इंटरनेशनल तहकीकात में भी ताउन के लिए तैयार है। मतलब हम तो मुल्कों को कह चुके हैं कि आप If you want to be a part of this investigation. थकेंगे बार बार याद दिलाते कि जहां 5 मिनट में, वाकये के 5 मिनट बाद इंडिया ने पाकिस्तान को ब्लेम करना शुरू कर दिया था, हम उस मोमेंट से ही कह रहे हैं कि भाई करा लो तहकीकात, मतलब कि आपको यू नीड समबडी टू ब्लेम, लेकिन पाकिस्तान ने और वो जो विंडो होती है ना प्रूफ देने की, वो अब खत्म हो चुकी है, वो अब बंद हो चुकी है, वो वक्त गुजर गया। अगर होता भी, आपने चूंकि सोचा शायद ये होगा कि हमने पाकिस्तान को ब्लेम कर दिया, दैट इज एनफ, तो अब वो 2-3 अब जितने भी हफ्ते गुजर चुके हैं, यू नॉट गोइंग टू फाइंड दैट 2 हफ्ते, यू नॉट गोइंग टू फाइंड इट। अब ये फिर एक तो ये वाकया हो जाना सवालिया निशान है आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की परफॉर्मेंस और आपके सिक्योरिटी इक़दामात पे। दूसरा, इस वाकया के होने के बाद हमलावरों का ना पकड़ा जाना, उससे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मतलब वो ये जो फॉरेस्ट है वो आपने जाने दिया। एनीवे, ये सारे भारतीय इक़दामात से खित्ते में आपको पता है अमन और सलामती को शदीद खतरात लाहक हैं और पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी, इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए तैयार था, तैयार है, तैयार रहेगा। अच्छा, दूसरी तरफ आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की पेशकश करते हुए कहा है कि वो दोनों मुल्कों में क़याम अमन के लिए अपनी खिदमात पेश करते हैं। मतलब आप तो कर दें, लेकिन इंडिया का तो कोई और ही सोच है। किसी भी ऐसी काविश की हिमायत और मदद के लिए उनका ये कहना था कि वो तैयार है जिससे कशीदगी खत्म हो। बड़ा हौसला अफजा बयान है। लेकिन इस मामले को लेकर फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस के दरमियान टेलीफोनिक राबता भी हुआ है और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अमन की अपीलें कर रहे हैं। मतलब दुनिया भी कह रही है कि हम आपको इन्वेस्टिगेशन में मदद दे सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुस्तकिल कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। सिक्योरिटी फोर्सेज जिसका भरपूर जवाब भी दे रहे हैं, भरपूर अंदाज में जवाब दे रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अब भी समझते हैं कि भारत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक समझते हैं और हम इसीलिए चौकन्ना भी हैं। उनका यह ख्याल है कि भारत कोई भी कार्रवाई कर सकता है, मगर साथ ही हम पहले दिन से ये भी कह रहे हैं और अब फिर कहेंगे जवाब तो मिलेगा कि अगर कार्रवाई करेंगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। हमला कर सकता है किसी जगह? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इसकी बड़ी हाई पॉसिबिलिटी है कंट्रोल लाइन के ऊपर कोई भारत जो है वारदात करेगा, जिसका इंशाअल्लाह ताला मुंह तोड़ जवाब देंगे, हर किस्म का जवाब देंगे, हर किस्म का जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। साथ ही आपको बता दें कि कौमी असेंबली के इजलास में भारतीय जारहाना अज़ाइम के खिलाफ, बिल्कुल आपने सही बताया कि कल तमाम सियासी क़यादत मुत्तहिद और हम आवाज़ दिखाई दी। कौमी असेंबली ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन
भारतीय जारियत, पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ामात और भारत की तरफ से सिंध-तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था कि भारत को सख्त पैगाम जाना चाहिए कि पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये खुली जंग होगी। सो अपोजिशन और हुकूमती बेंचेस, तमाम बेंचेस हम आवाज नजर आए, जो कि आवाज एक नजर आए। सेंटिमेंट तो ऑब्वियसली हमेशा से था, लेकिन कल पूरी दुनिया को दिखा इसका दिया अमली मुजाहिरा कि भी बाकी हमारे जो भी इश्यूज हों आपस में, इन दिस वी आर यूनाइटेड। हमें कभी भी अपने दुश्मन के आगे एक कमजोर आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, कभी भी। आज पाकिस्तान भैया आवाज होके मोदी को कह रहा है कि या तुमने इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट किया, ये एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होगी। हमें स्ट्रांग लीडरशिप चाहिए, क्योंकि यहां पे मैं पब्लिकली कह चुका हूं, अपने हल्के में था कल, वहां पे स्पीचेस भी कह चुका हूं, आपकी रिजीम कह चुकी है, आपकी मिलिट्री कह रही है कि हिंदुस्तान का अटैक इमिनेंट है, किसी भी वक्त किसी टाइम पे आ सकता है। उसका मुकाबला एक स्ट्रांग लीडर ही कर सकता है, वीक लीडर कभी नहीं कर सकता। क्वाइट लाउड एंड क्लियर देयर। अच्छा जी, जहां हम ऑर्डर भी मैसेज पहुंच गया, हम आवाज़ नज़र आए, वहाँ ज़ाहिर है जो सियासी इख्तलाफ है वो है। पाकिस्तान के दौरे पर आए थे, हमने आपको बताया था, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची। उन्होंने कल सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो फ़ॉरेन मिनिस्टर भी हैं, इनसे अलग अलग मुलाकात की है। इसहाक़ डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की तफसीलात से भी मीडिया को बताया है। I'm extremely grateful to my very dear brother, Excellency Mr. Abbas Araghchi, for visiting us. Yes, you are right. The lot of challenges are facing this region as well as global challenges. We are all watching. We have seen that on 22nd of April, another incident took place in Pahalgam, Jammu and Kashmir. Pakistan has nothing to do with this incident. Number one, Prime Minister Shehbaz Sharif has made it, a public offer that we welcome any international, transparent and independent probe. We will exercise full restraint and we will not be the first one to take any escalating move. However, if India takes any adventure, any escalatory move, then we will give a befitting reply. ये आपने सुना। और साथ ही आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बैनुल-अक़वामी और मकामी मीडिया के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा और भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब करने के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ मीडिया के सामने पेश किए। ये देखें। जैसे कि अपना सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर और एक फॉल्स फ्लैग पाकिस्तान पे थोपने की नाकाम कोशिश की गई। पाकिस्तान ने जब कहा कि इन्वेस्टिगेशन कर लें, इम्पार्शियल, ट्रांसपेरेंट और फेयर इन्वेस्टिगेशन कर लें, तो इसका मतलब है आवर हैंड्स आर क्लीन। तो ये यहाँ आने का मकसद ये था कि आपको ये बात दिखाई जाए कि जो भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान की कुछ जगहों का नाम लेके, वो बेबुनियाद है, मन घड़त है, इट इज रिजेक्टेड, इट इज फॉल्स, इट इज फैब्रिकेटेड, इट इज कॉन्कॉक्टेड। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी कल 15वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान में शिरकत की। उन्होंने एक बार फिर दुश्मन को बावर करवा दिया कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या जोग्राफियाई सालमियत को चैलेंज किया गया तो जवाब तो भरपूर मिलेगा। मेरा ख्याल है कि हम ये इसको रिपीट तो कर सकते हैं, लेकिन अक्रॉस द बॉर्डर भी उनको पता होगा। यहाँ बैठे चने तो नहीं खा रहे, हम देख रहे हैं, वी आर सीइंग व्हाट यू आर डूइंग एंड यू आल्सो। यकीनन उधर भी अक्रॉस द बॉर्डर भी होगा कि अभी तक हमारे पास कुछ सबूत नहीं है देने को, कुछ तो निकाले। वो जो टाइम फ्रेम है ना, टेंशन तो उधर वो पड़ी जो होगी। विंडो होती है किसी को कोई प्रूफ फराहम करने की और दुनिया को और अपने लोगों को, वो तो गुजर गई, वो तो खत्म हो गई। और जब फिर चूंकि आपने वो टाइम जाने दिया तो अब यकीनन आपके अंदर से भी आवाजें आ रही हैं, आपके अपने लोग भी आपसे सवाल कर रहे हैं कि भाई बताओ फिर तुम लोगों का इंटेलिजेंस फेलियर तो था। एक तरफ लेकिन आगे क्या हुआ? बीजेपी का भारतीय जंगी जुनून है, भारतीय मीडिया का जंगी जुनून है, वो सारी चीजें हैं। दूसरी तरफ शायद उनकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्होंने भी समझाया होगा मोदी साहब को कि जो आप मीडिया की बातों में आके बातें कर देते हैं और बढ़ के मारते हैं, इसका क्या खमियाजा हो सकता है। इसलिए उन्होंने शायद कह दिया हो कि आप फ्री हैंड दे दिया, आपने मतलब खुद ही जो डिसाइड करना है ना, जो हम ये तो हमारी तो स्पेकुलेशन है, लेकिन ये सवाल डेफिनेटली वहाँ होने चाहिए। इन एनी केस इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सेनेटर अफनान उल्लाह खान साहब ने, रहनुमा मुस्लिम लीग नून है।
सेनेटर साहब, बताइए, 2 हफ्ते से पाक भारत टेंशन चल रही है। हुकाम हमें बता रहे हैं कि इंडिया के हमले का बड़ा एक ख़तरा है, इमिनेंट ख़तरा है। अब अमेरिका, ईरान वगैरह भी ठंडा करने की कोशिशें वगैरह जो है उन्होंने तेज़ कर दी है। क्या अब भी हुकूमत में, पार्लियामान में ये एहसास है कि हमला हो सकता है, ख़तरा अभी भी है? देखें, मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि हमला करने का इम्कान जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। ये ज़रूर है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है उसका इम्कान ज़रूर कम होता जा रहा है, और हिंदुस्तान ने एक जगह नहीं बहुत जगहों पे ये कोशिश की है कि वो किसी तरह पाकिस्तान की कोई वीक लिंक ढूंढ ले, कोई कमज़ोरी ढूंढ ले जिसको वो एक्सप्लॉइट कर सके, और उस एक्सप्लॉइटेशन के तहत जो है वो हम पे हमला कर सके, कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर सके या कोई हमें नुकसान पहुँचा सके। उनका जहाज़ जो है वो INS विक्रांत जो है वो आपको पता है कि वो अरेबियन सी में भी आया, मगर फिर वहाँ से यू टर्न लेके वापस वो उसे कर्नाटका जाना पड़ा। फिर इन्होंने जो है वो राफेल तैयारे उड़ाए और उनके साथ और जहाज़ उड़ाए, और उनके ऊपर स्पाइस 2000 के जो है वो स्टैंड ऑफ वेपन्स लगे हुए थे, उनको जो है वो लगाया गया ताकि पाकिस्तान के अंदर एक सर्जिकल स्ट्राइक की जा सके। मगर अल्लाह ताला की मेहरबानी से हर जगह भारत को सुबकी हुई और वो इनके जो जहाज़ हैं उनको जैम कर दिया गया, और उनकी जो ये कोशिश थी उसको नाकाम बना दिया गया। तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, हमें नेशनल कौम बिल्कुल तैयार है, हमारी अफवाज तैयार है। किसी भी किस्म की कोई जारियत की गई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल जी, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझें। सेनेटर साहब, भारत के जंगी अज़ाइम जो हैं वो तो उनका मीडिया भी बोलता है, उनकी लीडरशिप भी बात करती है, ये तो पता चल ही जाएगा जब वक्त आएगा। लेकिन सिंतास माहदे पर वो बिल्कुल वाज़ेह हैं कि वो अब ये ट्रीटी नहीं मान रहे हैं, मतलब सस्पेंड कर दी है। पानी आपको पता है कभी छोड़ते हैं कभी रोक देते हैं। पाकिस्तान ये इशू आलमी सतह पे उठा भी रहा है, कल अक़वाम मुत्तहिदा में भी उठाया गया है। हम किस किस फोरम पर जा चुके हैं, किस किस फोरम तक जाने का इरादा रखते हैं, क्योंकि वाटर इज़ एनीबडीज़, एनी नेशंस लाइफलाइन। ये मामला हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। देखिए, इसके अंदर ताख़ीर बिल्कुल नहीं है। इसाक डार साहब जो हमारे बड़े वाइब्रेंट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त सिफारतकारी की कैंपेन चला के दुनिया के बहुत सारे ममालिक को पाकिस्तान के हक़ में किया है, जिनके अंदर चाइना है, जिसके अंदर तुर्किया है, जिसके अंदर आज़रबाईजान है और हमारे मुसलमान ममालिक हैं। इसके अलावा और बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान के स्टांस को सपोर्ट किया है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस मामले की। और जो सिंतास माहदे की जो आप बात कर रहे हैं उसका एक प्रोसेस है जिसके अंदर सब इसका जो गारंटर है वो वर्ल्ड बैंक है। तो सबसे पहले उनको पास जाया जाएगा कि जी ये वायलेशन है ऑफ द ट्रीटी, और ये ट्रीटी यूनिलैटरली आप इससे विड्रॉ कर ही नहीं सकते, इस ट्रीटी का ये हिस्सा है। तो ये तमाम चीज़ें जो वो पाइपलाइन में, और आने वाले दिनों में आपको ये वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाएगा कि हम इसको हर फोरम पे लेके जाएंगे। और ये बात आप जहन में रखें, और ये बात बिलखुसूस भारतीयों को अपने जहन में रखनी चाहिए कि ये पाकिस्तान का पानी रोकना विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, और हमारे पास वो सलाहियत मौजूद है जिसके तहत हम इन डैमों को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। हम एयर रेड के थ्रू, हम ये जो फतह मिसाइल सिस्टम अभी टेस्ट हुआ है उसके थ्रू, अब्दाली के थ्रू, हम ये एक नहीं, हमारे पास बेताशा ऐसे सिस्टम्स मौजूद हैं, वेपन सिस्टम मौजूद है जिसके तहत हम इनको नेस्त नाबूद कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि बातचीत से मामलात को रिजॉल्व किया जाए और इस तरह यूनिलैटरली विड्रॉ ना किया जाए। और अगर ये यूनिलैटरली विड्रॉ करेंगे और इन्होंने पानी रोका तो इसकी कीमत बहुत बड़ी एक भारत को अदा करनी पड़ेगी। तो पाकिस्तान क्लियर कर चुका है कि कीमत तो चुकानी पड़ेगी अगर पानी भी रोका तो। बिल्कुल, लेकिन अगर बातचीत से बात रिजॉल्व हो जाए तो क्या इससे बेहतर हो सकता है? सेनेटर साहब, ये बताएं कि इस मौके पर जब पूरी कौम मुत्तहिद है, सभी सियासी जमातें जो हैं वो भी एक पेज पर ही नजर आ रही हैं, एक बड़ा इत्तेहाद जो है, जो कि ज़रा रेयर सा हो गया हमारे यहाँ, वो हमें नज़र आ रहा है। तहरीक इंसाफ अलबत्ता ये समझती है कि हमें और ज़्यादा जारहाना होना चाहिए, और उनकी नज़र में ये इन्वेस्टिगेशन की पेशकश वगैरह जो चीज़ें हैं ये बड़ी कमज़ोरी ज़ाहिर करती हैं। आप इत्तेफाक करते हैं इस स्टेटमेंट से? नहीं जी, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं करता, और ये मैं नहीं समझता कि ये पूरी बात सोच समझ के की गई है। उसकी वजह ये है कि अगर हम ये कह देते पहले दिन कि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करा रहे तो सारी दुनिया ये कहती कि आपने इसका मतलब कराया है, और भारत का जो नैरेटिव था, जो इंटरनेशनली अपना सौदा बेचना चाह रहा था, वो माल उसका बिक जाता। ये तो बहुत हमारी एक कामयाबी है सिफारतकारी की कि जिसके तहत हमने कहा कि ठीक है, हमारे जो है हमने कोई गलत काम नहीं किया, हम इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए तैयार हैं। मगर ज़ाहिर है जब ये इन्वेस्टिगेशन होंगी तो फिर वो वाली इन्वेस्टिगेशनें भी खुलेंगी जिसके अंदर कुलभूषण यादव के जो कारनामे हैं पाकिस्तान के अंदर वो सामने आएंगे,
जिसके अंदर BLA का और रॉ का जो नेक्सस है वो सामने आएगा, TLP का और रॉ का जो नेक्सस है वो सामने आएगा, और जो अजीत डोवल जो रॉ का हेड है जो बार बार कहता है जी ऑफेंसिव डिफेंस, उसकी हकीकत सारी दुनिया के सामने आएगी कि कैसे ये पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाते हैं, पाकिस्तान के अंदर आग लगाते हैं। और ख़ाली पाकिस्तान में नहीं, ये कनाडा में इन्होंने दहशतगर्दी की, अमेरिका में इन्होंने दहशतगर्दी की, इनके पूरे साउथ एशिया में किसी एक मुल्क के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है, चाइना के साथ भी इनके ताल्लुकात ठीक नहीं है। ये हर जगह आग लगाते हैं ऑफेंसिव डिफेंस के नाम पे, और उसके बाद जब घर आगे आग लगती है तो उसको फिर दूसरों पे डालना शुरू कर देते हैं। अगर आपने कश्मीर में लोगों के साथ इंसाफ किया होता, आर्टिकल 370 ना रिवोक किया होता, आपने अपने लोगों को खुश रखा होता, तो वो आपके खिलाफ उठ के खड़े ही ना होते। आप, और खाली कश्मीर नहीं है, नागालैंड, मणिपुर और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आपकी जो है वो आज़ादी की जो है वो तहरीकें चल रही हैं, और उसकी वजह, बुनियादी वजह ये जो एरोगेंस है और इंडियन हुकूमतों की जो रही है इनकी एरोगेंस, उसकी वजह से, और ये अपने लोगों को थर्ड क्लास सिटीजन के तौर पे ट्रीट करते हैं। इस वजह से ये मसले मसाइल पैदा होते हैं, और अपने मसाइल हल करने के बजाय ये पाकिस्तान के ऊपर डाल देते हैं। Totally agree with you also, because आप बिल्कुल सेनेटर साहब सही कह रहे हैं कि दुनिया ऑलरेडी ये फेस ऑफ इंडिया जो है ये देख चुकी है। व्हाट हैपेंड इन कनाडा, व्हाट हैपेंड इन US, चाइना के साथ भी ताल्लुकात है, खित्ते में भी कोई And खास what has उनके been happening in ताल्लुकात नहीं Pakistan as well, particularly in Balochistan and other parts of our country as well. Absolutely, तो ये तो बड़ी बहुत शुक्रिया अरसे से आपका। चल ही अभी रहा हम था आजम सिलसिला। मलिक के पास जाएंगे, हमारे साथी हैं जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा भी कर चुके हैं और उनकी बड़ी कुछ अहम मुलाकातें भी हुई हैं। बहुत शुक्रिया आजम। आजम बताइएगा, क्या आप लोगों को ब्रीफ किया गया, क्या सेंस थी, हाउ वाज द एक्सपीरियंस लाइक व्हेन यू वेंट देयर? अच्छा, वी आर ट्राइंग टू रिकनेक्ट विद आजम बिकॉज़ वो Basically, बहुत इधर उधर से ट्रैवल भी कर रहे हैं, चल रहा है। बेसिकली वो ट्रैवल कर रहे हैं। जाहिर है हर जगह लेकिन पे एक signals इस हमारी तरह नहीं हमेशा आते। कोशिश होती है वो आंखों देखा हाल वाला ना, मतलब वी नीड टू सेंड आवर पर्सन ऑन द ग्राउंड टू टेल अस हाउ इट इज। एक सेंस बेहतरीन तो उसी चीज़ से ही पता चलती है। सो आजम वाज वन ऑफ द एंटोराज ऑफ पीपल एंड जर्नलिस्ट हु वर एट द लाइन ऑफ कंट्रोल, और यकीनन और वहाँ उन्हें उनका जो वफाकी वज़ीर experience होगा इत्तलात अता तारक ने ब्रीफिंग दी, और फिर उनकी कुछ अहम मुलाकातें भी हुई हैं सहाफ़ियों की और सिक्योरिटी के कुछ अहम लोगों से। और आज़म हमारे साथ अब मौजूद हैं। आज़म बताइएगा, हाउ वाज इट लाइक, आप लोग को जब गए LOC, आप लोगों को क्या ब्रीफ किया गया? ज़ाहिर है वहाँ पर इश्तियार अंगेज़ी चल रही है भारत की तरफ से, जिसका पाकिस्तान जवाब भी दे रहा है। आप ज़रा तजर्बा बताइए अपना, क्या देखा? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। सबसे पहले तो मैं माजरत ख्वाह हूँ क्योंकि मैं इस वक्त ट्रैवल कर रहा हूँ इस्लामाबाद से, हम पेशावर की तरफ रवां दवा हैं। CM KP अली अमीन गंडापुर से मुलाकात है नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप की शुरा की। तो पिछले 15 रोज से हम कोयटा, पेशावर, उसके साथ लाइन ऑफ कंट्रोल, कल हमारी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई और अब हम KP की तरफ जा रहे हैं। जैसा 2 रोज कबल जब हम LOC पर गए थे तो वहाँ पर ब्रीफ किया गया, और ब्रीफ के बाद हमने देखिए अब्दुल्ला, 2-3 चीजें बड़ी अहम है कि LOC के ऊपर भारत ने 750 अरब रुपए की लागत से ऐसी मशीनरी और ऐसा इक्विपमेंट जो इजराइल से लाकर नस्ब किया गया है कि अगर रात को एक चींटी भी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करती है तो उनको नजर आता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि आपने 750 रुपए का इक्विपमेंट तो लगा लिया लेकिन आपको बंदे 4 जाते हुए नजर नहीं आए? 7.5 लाख की आपकी फौज है, फिर तो आपको डूब के मर जाना चाहिए। आप 7.5 लाख फौज को घर बैठा दें, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनकी जमीन के अंदर जो लाइन ऑफ कंट्रोल से 4 बंदे आए हैं और उन्होंने तकरीबन 1.5 घंटा फायरिंग की, और FIR में कहा गया कि इन्होंने हिंदुओं को और मुसलमानों को अलग-अलग करके फायरिंग की। मतलब फायरिंग को पता था कि उसने हिंदुओं को लगना है कि मुसलमान को लगना है। 2:20 पे ये वाकया होता है, 2:30 पे ये FIR दर्ज कर देते हैं। लेकिन ये प्रोपेगेंडा है। इससे पहले आपको पता है पुलवामा हमले के कबल 370 ये जो आर्टिकल था उसको रिवोक करने के लिए वो एक ग्राउंड बना रहे थे। सेम ग्राउंड उन्होंने बनाई है। अब सिंध तास मुआहदे की पहले बात की जा रही थी कि इसको जो पानी का इशू है उसको हमने दोबारा जो है पाकिस्तान के साथ मामला तय कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने ये साफ वाज़ेह कहा कि पानी हमारी रेड लाइन है, पानी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं होगा, हम पाकिस्तान को बंजर नहीं होने देंगे। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। दूसरा रोज जब आर्मी चीफ से मुलाकात हुई तो उन्होंने वाज़ेह और 2 टोक अल्फाज के अंदर इस चीज का इरादा किया और कहा कि भारत ये ना समझे कि वो हमारे दरियाओं को बंजर करेगा
और हम यहाँ पर हाथ धर के बैठे बिल्कुल रहेंगे। आजम, यही वजह है एब्सोल्युटली कि आप सही कह रहे हैं और यही स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ से आ भी रही हैं। आप जरा आपका हम आई विटनेस अकाउंट, आंखों देखा हाल देखना चाहते हैं। आपने उनकी साइड का तो बता दिया कि ऑब्वियसली इतनी उन्होंने पैसा लगाया है और काफ़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। हाउ प्रिपेयर्ड आर वी? हमारी प्रेपरेशन आपको क्या नजर आ रही है? क्योंकि हम भी ये मौका इन केस ऑफ एनी मिसएडवेंचर, बिल्कुल इन केस ऑफ एनीथिंग हैपनिंग, आपने क्या देखा? जी देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर बात की जाए तो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हमारी पाक फौज के जो दस्ते हैं वो तैनात हैं पूरी चाको चौबंद। और सुबह से लेकर रात तक मेरी एक जवान से बात हुई तो उनका ये कहना था कि कौम को ये हमारा पैगाम दे दें कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जवान जाग रहे हैं तो कौम आराम से सो जाए। डिप्लॉयमेंट पूरी है, पूरी तरह से तैयार हैं। हर किस्म का वेपन्स और जो एक्स्ट्रा जो अटली है, दूसरी चीजें हैं वो वहां पर पहुंचा दी गई हैं। भारत किसी किस्म का कोई भी एडवेंचर करता है किसी भी जगह पर तो मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत पाक फौज रखती है। और इस सिलसिले में गुज़श्ता रोज जब हमारी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई तो उनका भी ये वाज़ेह पैगाम था कि ये नहीं है कि पाकिस्तान हाथ पर हाथ धरा बैठा रहेगा और ये लोग कोई सर्जिकल स्ट्राइक या कुछ करेंगे। ये स्ट्राइक करेंगे तो पाकिस्तान जवाब देगा और ऐसा जवाब देगा कि इनकी नस्लें याद रखेंगी। तो इस वक्त की अगर ऑन ग्राउंड हम सिचुएशन की बात करें तो पूरी तैयारी है, इक्विपमेंट है। गुज़श्ता रोज भी मिसाइल जो है वो टेस्ट किए गए हैं। तो इस वक्त जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है वो तो अंडर कंट्रोल है। देखें, दोनों सूरतों में जो जंग है वो तो किसी के लिए भी किसी के भी मफाद में नहीं है, लेकिन हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। अगर कोई मिस एडवेंचर होगा तो उससे ज्यादा जवाब दिया जाएगा। शुक्रिया आजम, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव राइट नाउ। और हमने आपको ये भी बताना है कि दरियाए चनाब में भारत ने पानी रिलीज करना शुरू कर दिया है, जो बिल्कुल रोक दिया गया था। और कल तो ऑलमोस्ट वो खुशहाली टाइप सिचुएशन बनी हुई थी। तो अब यही बताया जा रहा है कि दरियाए चनाब में भारत पानी का लेवल कुछ बेहतर हो गया है। मराला से पानी उनकी वजह से हुआ है कि उन्होंने कुछ रिलीज किया। आई गेस ये वजह तो ये भी हो सकती है कि वो स्टोर कितना कर लेंगे, ऑल्दो काफ़ी कैपेसिटी है उनके पास स्टोरेज की भी। लेकिन अब यही बताया जा रहा है कि कुछ महकमा आबपाशी के मुताबिक हेडमराला के मकाम पर पानी का बहाव 27,300 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। अभी पानी के बहाव में इजाफे के बाद हेडमराला से पानी का अखराज भी शुरू कर दिया गया है। मतलब जब ये पानी रोका था तो इसका बहाव 4,000 तक आ गया था, 4,000 तक आ गया था, बिल्कुल नीचे चला गया था। इसलिए उससे पानी का अखराज सिफर होने के बराबर था और दरियाए चनाब का बेड बिल्कुल खाली हो गया था। लेकिन अब सूरत हाल कुछ बेहतर हो रही है। We are just hoping कि ये indicators of better sense prevailing, but only time will tell. अच्छा, ये जरा बड़े alarming facts figures सामने आ रहे हैं। हम बड़े परेशान हो जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल जाने की उम्र के 50 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। Can you imagine 50 lakh बच्चे? And this is not the most populated province of the country. No, it isn't. It is not. तशवीशनाक बात है ये, ऐसे सूबे में जहाँ तहरीक इंसाफ लगातार तीसरी मरतबा हुकूमत कर रही है। तब्दीली के नारे वादे ऐसे थे कि यही बातें हमने भी सुनी थी और सुनते सुनते हम मतलब बड़े हुए थे कि ऐसे स्कूल बना दिए जाएंगे कि तमाम अवामी नुमाइंदों के बच्चे, वज़ीर आला का बच्चा, वज़रा का बच्चा, MNA MPS का बच्चा उसी स्कूल में जा रहा होगा जहां मोहल्ले का कोई दूसरा बच्चा जा रहा होगा। यही दावे थे, एक्चुअल यही दावे। We can really get into the figures and all, और अगर आप चाहते हैं तो हम आपको बता देते हैं। लेकिन 50 लाख should be a daunting figure for absolutely anybody. फैसल खान तरकई साहब वज़ीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ हैं, डायरेक्ट उन्हीं से बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि क्या आपको मालूम है कि 50 लाख बच्चे आपके सूबे के जो हैं वो स्कूल नहीं जा रहे, और ये सरकारी रिपोर्ट ही बता रही है। डिजिटल पॉपुलेशन सेंसस 2023 के आदाद व शुमार। तो क्या आपको अंदाजा है कि इन स्कूल ना जाने की क्या वजह है? 50 लाख बच्चे, ह्यूज नंबर। मैं आपके तवज्जुह से पूरे खैबर पख्तूनख्वा, पूरे पाकिस्तान के लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ कि आउट स्कूल बच्चे बच्चियाँ सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में, हर सूबे में, और इसमें चाहे गवर्नमेंट्स और डिपार्टमेंट्स हम चाहे जितनी भी मेहनत करें, लेकिन हमारे लोग जब शोल्डर टू शोल्डर इसके अंदर हमारे साथ काम नहीं करते तो उस तरह के रिजल्ट्स नहीं अचीव होते। इसके अंदर रिलीजियस लीडर्स और बाकी मकतब फ़िक्र के लोग को हम एंगेज करते हैं हर लेवल के ऊपर, हमारे अपने टीम्स। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और पूरे पाकिस्तान के लोगों से ये अपील है कि इस इनरोलमेंट ड्राइव और आउट स्कूल जो बच्चों का इशू है इसके अंदर हमारे साथ ताउन करें, अपने बच्चों को स्कूल ले आए
ताकि हम उनको क्वालिटी एजुकेशन दे सकें। अब से माशी हालात हो या कल्चरल इशूज़ हों या जो भी मसला है, ज़ाहिर है ज़िम्मेदार तो आप ही लोग हैं, हुकूमत है। अब इस सूबे में अरसे दराज से मुसलसल तीसरी हुकूमत है आपकी। तहरीक इंसाफ अपनी तरजीह बताती रही है तालीम को, मतलब बहुत वादे किए गए थे कि ऐसे बना देंगे। कुछ तो दिया जाता है इतने अरसे में कि बच्चे पढ़ें, क्यों नाकाम हुए आप लोग? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 4.7-4.8 मिलियन बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल्स हैं, और ये सेटल डिस्ट्रिक्ट में भी और मर्ज अजला के अंदर काफ़ी वर्सन है ये मसला। खुसूसन हमारी जो बच्चियां हैं उनका रेशो काफ़ी हाई है, लेकिन इनके लिए आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए पिछले साल भी हमने इनरोलमेंट कैंपेन और डिफरेंट हमारे प्रोग्राम्स होती हैं जो कि जिससे हम इंश्योर करते हैं कि रिटेंशन और ड्रॉप आउट्स और ये मेन स्ट्रीम जो हमारे प्रोग्राम्स हैं GCS और ALP सेंटर्स उससे, और उसके अलावा हमारे इनरोलमेंट कैंपेन्स चलते हैं। पिछली दफ़ा हमने 1.3 मिलियन से ऊपर बच्चियों को हमने इनरोल किया था। इस दफ़ा हमारा इनरोलमेंट कैंपेन दोबारा शुरू है, हमने एक्सटेंड किया फॉर अनदर 2 वीक्स, और हमने टारगेट सेट किया फॉर द फर्स्ट हाफ 1 मिलियन बच्चों का। तकरीबन हमारे पास डाटा आ चुका है। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी सारी टीम्स को पुश कर रहे हैं और टारगेट्स हमने सेट किए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के। बस ये कैंपेन्स ही होंगी या फिर क्या वजह है? एक्चुअली आपने रूट कॉज जानने की कोशिश की। इस दिस जस्ट द कल्चरल इशू? वालिदैन अगर नहीं मान रहे तो क्यों नहीं मान रहे? क्या स्कूल ऐसे हैं कि वहाँ क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या रिजर्वेशंस हैं, क्या गुर्बत का इशू है? किस तरह आप ये मसला ठीक करने का प्लान रखते हैं? खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 4.7-4.8 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। ये पिछले साल भी हमने इनरोलमेंट कैंपेन और डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू हमने तकरीबन 1.3 मिलियन बच्चियों को हमने स्कूल लेके आ गए थे और इनरोल किया था। इस दफ़ा हमने फिर हमारा इनरोलमेंट कैंपेन शुरू है और हमने टारगेट सेट किया हुआ है फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस कैंपेन। तकरीबन 1 मिलियन बच्चियों का हमने टारगेट सेट किया है, जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट इंशाल्लाह अचीव हो जाएगा कुछ दिनों तक। मुझे डेली बेसिस के ऊपर इसकी डाटा आता है, मैं अपनी टीम को पुश करता हूँ, और डिफरेंट हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की फॉर्मेशन हैं पूरी टीम्स और डिफरेंट डिपार्टमेंट से इस दफ़ा हम हेल्प ले रहे हैं। इस दफ़ा हम रिलीजियस लीडर्स से और कम्युनिटी जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं उनसे हमने अपील की और रिक्वेस्ट की कि इस इनरोलमेंट ड्राइव के अंदर और ये आउट ऑफ स्कूल बच्चियाँ हैं इनको वापस स्कूल लाने में हमारे साथ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करें। ये फैसल खान साहब, आपको तो बड़ा माइंडसेट वहाँ बदलने की कोशिश करनी पड़ेगी, ख़ास तौर पे क्योंकि अगर इतने अरसे में बच्चे जमा होते जा रहे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे, तो एक माइंडसेट तो क्रिएट हो ही गया ना कि स्कूल जाने की ज़रूरत क्या है। आप सोचिए कि इस सूबे में थोड़े सालों में ये 50 लाख लड़के लड़कियां होंगे जिन्होंने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी होगी। इनकी क्या सोच होगी, ये माशरे में किस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे, इनका क्या पॉलिटिकल जाविया होगा, ये मुल्क की तरक्की में क्या किरदार अदा कर सकेंगे। ये जो हम मैसेज दे रहे हैं ना, दिस इज फॉर ऑल अदर प्रोविंसेस एज वेल, कि ये बच्चों को स्कूलों में डालें प्लीज, ये आपको इंसेंटिव देने पड़ेंगे। इब्राहिम हमारी साथी हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर से, और उनसे मालूम करते हैं कि एक तो वुज़रा और हुकूमतों का मौक़िफ़ है, एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। अरूबा, तीसरा ये दौर है तहरीक इंसाफ का, जब ये पहले दौर से पहले की बातें हम याद करें तो कहते थे कि ऐसे स्कूल होंगे कि तमाम अवामी नुमाइंदों के बच्चे भी उसी स्कूल में जाएंगे और स्टेट ऑफ द आर्ट सरकारी निज़ाम तालीम होगा। अरूबा बताइए क्या बदला? जी बिल्कुल, जो डिजिटल पॉपुलेशन सेंसस 2023 की हालिया रिपोर्ट है उसने खैबर पख्तूनख्वा में जो तालीमी सूरत हाल है उस पर काफ़ी संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। 1,31,30,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में 5 से 16 साल की उम्र के दरमियान जो बच्चे हैं वो 1,31,30,000 हैं, जो कि 37% है, और इसमें जो 37% है जो कि 49,20,000 हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। अगर हम लोग इजला की सतह पर करें तो जो कि DI खान जो है, डेरा इस्माइल खान, जो कि हमारे वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का आबाई ज़िला है, वहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा बच्चियाँ जो हैं स्कूलों से बाहर है, जो कि अच्छी सूरत हाल नहीं है, और ज़्यादातर तादाद जो है वो इनमें बच्चियों की है। इसी तरह जो सवाबी है जो कि हमारे वज़ीर तालीम फैसल तरकई का आबाई ज़िला है, वहाँ पर भी जो है 25% से ज़्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते।
इसी तरह अगर हम लोग सूबे में ऐसे अजला की बात करें जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो सबसे ज़्यादा है, तो कोलाई पालिस कोहिस्तान में जो है 80,333 से ज़्यादा बच्चे तो स्कूल नहीं जाते। मतलब बहुत ही डॉन्टिंग नंबर है। अरूबा, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन क्या है? जाहिर है आप वहीं पली बड़ी हैं, आपने तालीम हासिल की है, ये शरह बढ़ रही है? एक तो क्या रिपोर्ट इस बारे में कुछ इशारा करती है कि ये शरह बढ़ रही है या ये शरह कम हो रही है? ये नंबर कम तो नहीं हो रहा या बढ़े चला जा रहा है? कम हो रहा है या बढ़े चला जा रहा है? दूसरा, क्या वजूहात है? मतलब मौशी मसला है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, या फिर स्कूल का कॉन्सेप्ट ही अब जरा खत्म हो गया कि स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, या स्कूल ही मौजूद नहीं है करीब के, भेजे कहाँ? देखिए अभी तो जिस तरह के टाइम चेंज हो रहा है तो लोगों की सोच चेंज हो रही है, अवेयरनेस आ रही है, लेकिन उसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में जो सबसे बड़ा मसला है वो गुर्बत का है। अभी भी जो है गुर्बत के बायस ऐसे कई घराने हैं जो है अपने घर पालने या अपनी पेट पूजा करना जो है उनकी अव्वलीन तरजीह है और तालीम को वो साइड पर रखते हैं। इस तरह ऐसे भी घराने हैं जहाँ पर जो सरबराह है मेनली जो है जो बाप होता है उसकी डेथ हो जाती है या वो बीमार पड़ जाता है, तो ऐसे में जो जिम्मेदारी है वो इनके बच्चों पर आ जाती है, तो वो फिर जो है होटलों में या फिर घरों में जाके काम करते हैं, जिसकी वजह से जो चाइल्ड लेबर है वो भी एक संगीन हकीकत बन गई है सूबे में। इसके अलावा जो हमारी पादिराना सोच है खैबर पख्तूनख्वा में वो अब भी है कि बच्चियों को जो है ये समझा जाता है कि वो घर बार संभालेंगी या फिर जो है उनकी जल्दी शादी करा दी जाएगी, तो ये भी सूरत हाल है जो बच्चियों को तालीम से महरूम रख रही है। इसके अलावा जो है अक्सर औकात ऐसे घराने हैं जिनमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उनमें जो है वो लड़कों की तालीम को तरजीह देते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स की तालीम को। इतने ही काफ़ी हैं फ़िलहाल हमें टैकल करने के लिए। रीजनिंग जो आपने दी है अरूबा, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। ABC जब बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो चाइल्ड लेबर तो बढ़ेगा ही ना, कहीं ना कहीं तो जाके उन्होंने काम करना है और शायद यही वजह है। उसके बाद एक पैट्रियार्कल माइंडसेट परसिस्ट्स कि अगर 10 बच्चे हैं घर में तो लड़कों को भेज दो, लड़कियों को भेजने की ज़रूरत नहीं है, और लड़कियों की तो जल्दी शादी होनी है। इवन अगर उनकी जल्दी शादी भी करनी है तो कर दें, लेकिन स्कूल तो जाना ही है ना, कुछ अपने बच्चों के लिए तो बेहतर ही होंगी। सो बहुत से रीजंस हैं, बहुत इशूज़ हैं। बहुत शुक्रिया आपका अरूबा, थैंक यू। कुछ मौसम की सूरत हाल आपको बताना ज़रूरी है, और मुल्क कहीं बारिश हो रही है, कहीं आंधी चल रही है, कहीं झक्कड़ है, कहीं शदीद गर्मी पड़ रही है, शदीद ड्राई एंड ह्यूमिड हो तो गीली गीली होती है, लेकिन मतलब कि बहुत। अच्छा, वैसे कल मुझे पता लगा कराची में कहीं बारिश हुई, आपके यहाँ हुई? मजाक उड़ा रहे हो? नहीं हुई है कहीं बारिश? नहीं हुई, कहीं फुहार पड़ी है शायद। मैं सिचुएशन रूम में बारिश की बात करती है। हम मुख्तलिफ शहरों से सूरत हाल मालूम करेंगे और फैसलाबाद सबसे पहले जाएंगे, वहाँ हैं हमारे साथ हम्माद अहमद। जी, फैसलाबाद में 2 रोज़ कबल होने वाली बारिश के बाद गर्मी का ज़ोर जो है वो टूट गया। गर्मी की शिद्दत में कमी आई है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। 71 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई थी और दर्जा हरारत जो बारिश से पहले 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया था और शदीद गर्मी की वजह से लोगों को परेशानी थी, लेकिन बारिश के बाद दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी आई है और 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत आ गया, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी के हवाले से काफ़ी रिलीफ मिला है। आज भी सूरज निकला हुआ है, धूप निकली हुई है और ताहम गर्मी की शिद्दत जो गुज़श्ता दिनों में थी उससे काफ़ी कम है। महकमा मौसमियात के मुताबिक उनका ये कहना है कि आज दोपहर के वक्त बादल आसमान पर छाए रहेंगे और गर्मी की शिद्दत में कमी रहेगी और आज भी 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत रहने का इम्कान है। हाउ ग्रीन वाज दैट? मतलब ठीक है गर्मी तो है एंड एवरीथिंग, लेकिन हाउ ग्रीन जेकब अब आज चलेंगे वहाँ पर मुकेश रुपैता में बताएंगे क्या चल रहा है, कितनी गर्मी है। जी सर, मैं जैकोबाद के DC चौक पर मौजूद हूँ। जैकोबाद में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है और आज जो गर्मी की दर्जे हरारत है वो 36 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई है, जबकि इससे पहले जो गर्मी की दर्जे हरारत थी वो 47 डिग्री रिकॉर्ड की गई थी और लोग जो है दोपहर 12 बजे के बाद घरों तक महसूस हो जाते थे और बाजार वीरान हो जाती थी, लेकिन आज जो है बाजारों की रौनकें बहाल हो गई हैं और लोग जो है बाजारों में नजर आ रहे हैं। कोई खरीदारी करते हुए नजर आ रहा है, कोई जूस पीते हुए नजर आ रहा है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक जैकोबाद में मजीद 2 से 3 दिन जो है मौसम खुशगवार रहने का इम्कान है और बारिश का इम्कान है। जी, कुछ स्क्रीन्स देख के गर्म लगती हैं।
This was one of those. अच्छा, साथ ही आपको पता है कि कहीं ना कहीं शरारत की कोशिश तो की जा रही है। हम और हर शरारत की इस कोशिश को नाकाम भी बनाते चले जा रहे हैं। जब राफेल तैयारे इनके पाकिस्तान की तरफ परवास करने की जुर्रत करते हैं तो उनका नेविगेशन कम्युनिकेशन सिस्टम हम जाम कर देते हैं और फिर हम समुद्रों में इनके जहाज को सर्वेलेंस पे करते हैं। सो वो सारी चीज़ें हम साथ साथ कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एक और तरीका भी है ना इनका यहाँ पे बेअमनी फैलाने का, वो है प्रॉक्सीज के जरिए जी। और वो आज की बात नहीं है, वो तो अमन पीस टाइम्स भी अगर हम कह लेना तो उनमें भी चल ही रहे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमने इतना जिसको कहते हैं ना वावेला नहीं मचाया। ऑल्दो अब हम बता रहे हैं, दुनिया को तब भी बताया था लेकिन अब भी हम बता रहे हैं कि दे हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ व्हाइल नाउ। भारत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग में नाकामी के बाद बलूचिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब हो गया है। इंटेलिजेंस जराए के मुताबिक भारतीय एजेंसी रॉ का गवादर, कोयटा और खुजदार में दहशतगर्दी का मंसूबा है और भारतीय एजेंसी रॉ ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी प्रॉक्सीज जो हैं उनको सरगर्म कर दिया है। और रॉ ने BLA फितना अल खारिज और गैर कानूनी अफगानों को हमारे शहरों में दहशतगर्दी की हिदायत कर दी है। रॉ कार्रवाइयों के लिए दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से भी मुतल्लिका इलाकों में भिजवाने के सिलसिले में लगी हुई है। ये ना सोचें ये कोई अलिफ लैला की वी हैव कॉट देयर स्पाइस, मतलब हमने पकड़े हैं उनके स्पाइस, तो हमको पता है कि क्या हो रहा है, दुनिया को पता है। इट्स नॉट एज इफ और उनके सर्विंग ऑफिसर्स कुलभूषण यादव की मिसाल आपके सामने है। ये ऑपरेशंस हेड करते हैं, वो देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, प्लान आउट करते हैं इन प्रॉक्सीज के साथ मिलकर। साथ ही आपको बताएं कि इंटेलिजेंस जराए के मुताबिक दहशतगर्दी के मंसूबे के पीछे पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बुरी तरह नाकामी है और भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के मजमूम मंसूबे नाकाम बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक तो हैं, मुतहर्रिक रहेंगे। और कौमी सतह पे, सियासी सतह पे भी हमने कल भी पार्लियामान के फ्लोर पे एक आवाज़ के साथ भारत को ये पैगाम दिया है कि हम सब मुत्तहिद हैं व्हेन इट कम्स टू आवर सॉवरेनिटी, व्हेन इट कम्स टू आवर यूनाइटेड है। हाँ जी, हमारी सालमियत के मसले पर जब भी बात आएगी हम कोई आंच नहीं आने देंगे। सिचुएशन तो है ये, अब सिचुएशन में आगे क्या हो सकता है ये हर गुजरते दिन के साथ नई डेवलपमेंट्स होती हैं तो पता लगता है और हम आपको यहाँ पे सिचुएशन रूम में सुबह से लेकर शाम तक जियो न्यूज़ में अपडेट करते हैं। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शौकत साहब, पाकिस्तान का केस इस मरतबा बड़ा मजबूत इसलिए भी है कि पाकिस्तान ने इस वाक़े के फौरी बाद तहकीकात की पेशकश भी की और कहा कि आप चाहें तो तहकीकात कर लें, हम आपके साथ भरपूर ताउन करेंगे, किसी इंटरनेशनल इदारे से मिलकर तहकीकात करा लें। अब तो दीगर मुमालिक, अब तो यूनाइटेड नेशंस कह लें, मतलब बरतानिया के हाई कमीशन से भी जब वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई उन्होंने कहा कि आप भी कंडक्ट करा सकते हैं, हम उसमें ताउन करेंगे। इसलिए दुनिया ने हमारी बात इस मरतबा सुनी है और जो तवक्को रहती है भारत को कि सारी दुनिया उसके साथ मिल जाएगी और पाकिस्तान पे सब चढ़ाई कर देंगे, वैसा हुआ नहीं। सो क्यों फिर हमें लगा कि ऑपोजिशन लीडर ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान को नहीं कहना चाहिए था कि इन्वेस्टिगेशन करा लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त तो इंडिया खुद भी फंस चुका है। वो जो अपने लोगों को झूठ बोलता रहा कि पाकिस्तान तो डिफॉल्ट मुल्क है, पाकिस्तान कमजोर मुल्क है, जितने भी हमले हुए हैं ना वो सारा का सारा नजला पाकिस्तान पे डालते रहे, लेकिन आज तक वो सबूत नहीं दे सके। और ये अच्छा किया है पाकिस्तान ने कि उनसे एक तो तहकीकात की बात की है, दूसरा ये कि सबूत मांगे। अब पाकिस्तान पीछे ना हटे। देखिए, हमारा जाफर एक्सप्रेस वाकया हुआ, उसमें क्या हुआ, सारे सबूत अब पाकिस्तान के पास मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान इतना शद-ओ-मत के साथ नहीं गया। हम उस चीज का इंतजार करते रहे कि जी इंडिया हम पे इल्जाम लगाएगा तब जाके हम फिर कार्रवाई करेंगे। आज पाकिस्तान बड़ा सरगर्म हुआ है, तो ये पाकिस्तान के पास तो बहुत सारे सबूत हैं। और नहीं तो ये BLA बलूचिस्तान में अंदर क्या हो रहा है, और यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी जो हो रही है, इसी तरह जो सीपेक पे जो हमले होते रहे, कराची में हुए, इन सब के पीछे कौन है? तो अगर पाकिस्तान के पास सबूत है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को फौरी तौर पे जो है इस मामले के ऊपर जो है ना कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अब वक्त है कि पाकिस्तान आलमी फोरम पे इस वक्त पाकिस्तान ने अपना मुकदमा लड़ा है जी, बड़ा इफेक्टिव 2 वीक्स ऑन, तो हमें लग रहा है कि बड़ा इफेक्टिव रहा है। लेकिन आपके कहने से शायद ऐसा तासुर मिल रहा है दैट यू वुड हैव डन इट डिफरेंटली। तो क्या मुख्तलिफ करते अगर आप इस पोजीशन में होते? एंड वी आर, ये बड़ी ओपन एक डिस्कशन हम आपसे पूछना चाह रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली आइडिया, गुड आइडियाज कैन कम फ्रॉम एनीवेयर।
देखिए इसीलिए तो हम कहते हैं एपीसी बुलाए ना, ताकि हम भी अपनी कोई सजेशंस दें, तजावीज दें। वैसे सर और भी बड़े फोरम्स थे जिनमें आप जा सकते थे, मतलब एपीसी भी हो ही जाएगी, लेकिन फोरम्स तो बहुत मौजूद है। आप अतादारत को बिठा के आप ब्रीफिंग दे, ये फोरम नहीं था। फोरम ये है कि आप हमारी तजावीज सुने। देखिए मैंने अर्ज किया ना कि इस वक्त इंडिया का सबको पता है कि इंडिया जो है अक़लियतों के खिलाफ लगा हुआ है, अपने मुल्क के अंदर भी मुल्क से बाहर भी साजिशें कर रहा है। कनाडा आपके साथ खड़ा हो जाता है, यूके आपके साथ खड़ा हो जाता है, इवन अमेरिका के अंदर उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास बेहतरीन मौका है कि उनकी जो सिफारतकारी है उसमें तेजी आनी चाहिए, और ऐसी सिफारतकारी हो कि सारे सबूत के साथ जाए आलमी फोरम के ऊपर, वहाँ मुस्तकिल तौर पे इसके खिलाफ, इंडिया के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखें। ये नहीं कि बस हम कहें कि जी एक स्टेटमेंट दे दिया या हमने धमकी दे दी, नहीं, हमें इस फोरम के ऊपर भी जाना चाहिए और मुस्तकिल ऐसे लोगों की ड्यूटी लगानी चाहिए कि वो मुस्तकिल जो है वो अतातारट जैसे लोग नहीं, सही जो जानते हैं सिचुएशन को जानते हैं और वो दुनिया के सामने इस चीज को करे। सर इस मर्तबा जिस तरह से पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक सतह पे मुकदमा रखा जा रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखा जा रहा है, जाहिर है हमारे अफवाज पाकिस्तान तो हम वक्त तैयार हैं ही, या हुकूमत की जो कोशिशें हैं, आपको लगता है कि बिल्कुल आप मुतमईन हैं, मतलब या फिर कोई कमी रह गई है, या फिर कोई आपको लगता है कि हाँ इससे बेहतर हो सकता है? जहाँ तक हमारे दिफाई पोजीशन का ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के दिफा बहुत मजबूत है, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आप ये ना देखें कि पाकिस्तान, इंडिया जो है वो 1.5 अरब की आबादी है, उनकी फौज ज्यादा है, उनके पास असला ज्यादा है। इस तमाम सिचुएशन के बावजूद इंडिया के लोगों को आज अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, हमारे लाख इख्तिलाफात हों, लेकिन जो उन्होंने तो बड़ा, अभी आज तक राफेल तैयार है कि वो जो है ना किस्तें भर रहे हैं, और वो कहते रहे लोगों को कि जी हमारे पास राफेल आ जाएंगे तो हमारा दिफा और मजबूत हो जाएगा। आज इंडिया के लोगों को पता चल गया कि राफेल शाफेल कुछ भी नहीं है, वो जो जेट 10 थंडर तैयार है वो ही काफी है उनके लिए। तो कहने का मकसद ये कि पाकिस्तान का दिफा तो मजबूत है, लेकिन सिफारती तौर पे जो कमजोरियां आ रही हैं उसको जरूर ओवरकम करना चाहिए। मसलन क्या कमजोरियां आ रही हैं? देखिए ये आप नहीं कह सकते कि हमारी कमजोरियां नहीं है। अगर आप चीन आपके साथ खड़ा है, तुर्की आपके साथ खड़ा है, तो वो आपके देरीना दोस्त हैं, लेकिन बाकी ममालिक जो है ना उनको भी बड़े आसानी के साथ किया जा सकता है। देखिए बहुत सारे मुल्कों की अपनी कमजोरियां हैं कि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, उनका तिजारती मजबूरियां होती हैं उनकी तिजारत के साथ, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस वक्त चूंकि दहशतगर्दी हर तरफ उनका हाथ आ रहा है, पूरी दुनिया में आ रहा है, दूसरे मुल्कों में जाके वो कर रहा है, ये बेहतरीन मौका नहीं है कि हम इसके लिए मुस्तकिल हम फिर भी आपसे कहेंगे कि आप थोड़ा सा स्पेसिफाई करें कि आप क्या सोच रहे हैं कि क्या मजीद होना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने वजीर आजम को देखते हैं, नायब वजीर आजम को देखते हैं, हम किसी लेवल पे भी देखते हैं, हम अपने मुस्तकिल मंदूब जो हमारे यूनाइटेड नेशंस में बैठे हैं आसिम इफ्तिखार, उनको भी देखते हैं, ऐसा तासुर तो हमें यही नजर आ रहा है कि दे आर स्पीकिंग ऑन ईच एंड एवरी फोरम, and there's a coordinated effort as well. There is a coordinated effort, सारे एक दूसरे से अलाइंड हैं। मैं ये अर्ज करूं, देखें इस मौके के ऊपर तो कोई भी होना तो वो इस तरह सरगर्मी दिखाएगा, क्योंकि इंडिया थ्रेट कर चुका है। मैं ये कह रहा हूँ कि मुस्तकिल एक अमल होना चाहिए सिफारतकारी का। ये नहीं है कि वहां पे हमला हो गया और उसने इल्जाम लगाया तो हम इल्जाम के जवाब में अब सबूत देने जा रहे हैं। समझौता एक्सप्रेस का जाफर एक्सप्रेस पे हमला कब हुआ है? क्या हमारे पास उसके सबूत मौजूद नहीं थे? हमने क्यों इतनी देरी की? आज हम तैयार हो रहे हैं कि जी हमारे पास सबूत मौजूद है, तो ये लोग क्या कर रहे थे? हाँ शौकत साहब, लेकिन आपके दौर में आपको याद ही होगा अभिनंदन टीज फैंटास्टिक को तो हमने वापस कर दिया था। हमने उस मौके का फायदा किस तरह उठाया, और अगर उठाया तो शायद प्लीज जॉग आवर मेमोरी के उस वक्त हमने क्या किया था? हमने दुनिया को बताया कि पाकिस्तान अमन चाहता है, वो एक बहुत बड़ा मैसेज गया था पाकिस्तान का, और आज भी दुनिया इसको तस्लीम करती है। देखिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये कोई, मैं आपके साथ कोई बहस नहीं कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन ये हमारा मुल्क है, हम सबका मुल्क है। ये सियासी म्यासी इख्तलाफात अपने काम कर रहे हैं, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूँ मैं मुल्क के लिए कर रहा हूँ। आज देखिए बाबरी मस्जिद गिराई उन्होंने, मंदिर बनाया, बीजेपी हार गई वो सीट। आज बीजेपी देखे ना 2014 में वो 282 सीटें लेती है, 2019 में 303 सीटें लेती है,
आज वो 240 सीटें लिए द्वारा, इसका मतलब है कि ग्राफ नीचे आ रहा है ना उनका। सर आप कह रहे हैं कि आपने अभिनंदन को छोड़ के अमन का पैगाम दिया था जब नरेंद्र मोदी, जाहिर है उनका मिजाज है बीजेपी की सियासत का, लेकिन अगर माजी में हमें एक ही इंसिडेंट या इंस्टेंस ऐसा नजर आया था जब ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ बेहतरी आ सकती है, वो उस वक्त के वजीर आजम के घर चल के आए थे, उनके घर में तकरीब थी और उस वक्त क्या वावेला मचाया गया था और क्या प्रोपेगेंडा किया गया था और क्या तूफान बदतमीजी खड़ा किया गया था सबकी तरफ से। तो वो दोस्ती तो अभी भी काम आ रही है ना कि नवाज शरीफ खामोश रहा। लंदन में कितने लोग उनसे पूछते रहे, अपने आप को कितना बड़ा लीडर वो समझता है, बल्कि है, मैं तो कहता हूँ लीडर है, तो वो क्यों मतलब खामोश रहा इस मौके के ऊपर। ये जो बीबी रोज तकरीरें करती है इमरान खान के खिलाफ और पीटीआई के खिलाफ, मरियम बीबी, तो ये इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं बोलती है। देखिए इनकी मजबूरियां हैं, इनके कारोबारी मजबूरियां हो सकती है, ऐसी मजबूरी तो फिर आप बता दें कि बानी पीटीआई ने भी जब आप कह रहे हैं अगर उनकी कारोबारी मजबूरियां तो आपके पास सबूत हों कि नवाज शरीफ की कारोबारी मजबूरी है। ना दे सबूत, छोड़ दें इस चीज को। शौकत साहब, हम आगे चलते हैं। जब इंडिया में इलेक्शंस हो रहे थे तो बानी पीटीआई ने क्या ये उम्मीद नहीं जाहिर की थी कि वो चाहते हैं कि मोदी जो है वो ही जीते, तो तब उनकी भी तो कोई मंतक थी ना, वो भी तो ये सोच ही रहे थे। अगर आप इमरान खान का हवाला दे रही है ना, तो इमरान खान वाहिद बंदा है जो मुल्क के अंदर पीस चाहता है, रीजन के अंदर पीस चाहता है, दुनिया में अमन चाहता है। नहीं सर, हम भी चाहते हैं। हमेशा नहीं सर, वाहिद तो नहीं है, हर चीज पे वाहिद तो ना ले आया करें, बाकी लोग भी चाहते हैं। इशू है कश्मीर का इशू है, उन्होंने हमेशा अमन की बात की है। दुनिया में अमन आएगा तो सारी चीजें खत्म होगी, लेकिन वो छोड़ें आप। आज भी अगर इमरान खान को आप रिहा कर दें, आपको बहुत सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। ये जो चुप चुप के दब के जो बयान देते हैं ना, कभी अतातारिट के जरिए, कभी इसाकडार के जरिए, इस तरह नहीं होता है। आपका प्राइम मिनिस्टर को फ्रंट फुट पे आना चाहिए। आपकी तमाम पार्टी जो इस वक्त फॉर्म 47 की जो हुकूमत बनी हुई है, उनको फ्रंट फुट पे आकर खेलना चाहिए। उसी तरह से जिस तरह उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था ऑपोजिशन को कि जब ऑपोजिशन उनसे सवाल कर रही थी, तो वो बयान भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि मैं क्या करूं, क्या इंडिया पे हमला कर दूं। आई होप यू रिमेंबर दैट स्टेटमेंट। सो वो उस तरह का फ्रंट फुट चाहिए आपको। देखिए, आप लोगों को उकसाते हैं। उसने सही क्वेश्चन किया था, वो पार्लियामेंट था और वो सही जगह थी। उन्होंने कहा बताए, सजेशन देना, क्या करूं। आज आपसे कोई सजेशन मांग रहा है, आपको ब्रीफिंग लाके दे रहा है चुपके से, आज ब्रीफिंग आपको देते हैं। आप देखिए लोगों को बुलाएं, जब साथ बैठते तो फिर सजेशंस भी दे सकते थे। नहीं शौकत साहब, दूसरी बात ये है कि जी शौकत साहब, दूसरी बात ये है कि गुड आइडियाज डोंट रिमेन बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। मतलब आप कह रहे हैं कि बानी पीटीआई को आज़ाद करें, बड़े आइडियाज अच्छे वो अभी भी दे सकते हैं आइडियाज, कोई ऐसी बात नहीं है। बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स भी हो सकते हैं, तो व्हाई लिंक इट टू उनकी रिहाई। मैं यारस करूं, सारे कह रहे हैं ना कि फौज तब जंग लड़ती है जब जीतती है, जब उसके पीछे कौम खड़ी होती है। तो आप दिल पे हाथ रख के कहें, 60-70% लोग क्या इमरान खान के साथ नहीं है? अगर है उनके जो जुबैर साहब, मुझे बताएं कि कौम आपको लग रहा है, आप कह रहे हैं कौम फौज के साथ नहीं खड़ी, तो क्या इमरान खान को फिक्र नहीं है इस मुल्क की? तो क्या इमरान खान फौज के साथ नहीं खड़ा हुआ इस वक्त? आप कह रहे हैं अगर 60-70% लोग इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं और आप कह रहे हैं कि जंगें तब जीती जाती हैं जब कौम फौज के साथ होती है, तो जो लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, आपको अगर तो क्या इमरान खान इस वक्त फौज के साथ नहीं खड़ा? बिल्कुल खड़ा है। तो फिर हम सारे फौज के साथ खड़े होंगे ना। देखिए, कौमी यकजहती अलग चीज है। देखिए, हम सबके दिल धड़कते हैं पाकिस्तान के साथ। हमने कहीं जाना नहीं है, हमने कोई फार्म हाउसेस नहीं बनाए बाहर, जिन्होंने बनाए वो जाएंगे। हम तो यहीं पे रहना है, आपने रहना है, हमने रहना है। हम तो, हमारे लिए तो यही मुल्क है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान के आने से कौमी यकजहती सामने आ जाती, पूरी कौम एकदम खड़े हो, एक जज्बा आ जाता। नूरजहां से आपने क्यों गाने गवाए? एक जज्बे के लिए गवाए थे ना, लेकिन वो दौर तो अब खत्म हो गया। अब उससे तो आपके जज्बे नहीं आते, जज्बे तो अब कौमी लीडर से आते हैं। अब कौमी लीडर इमरान खान है, उसको आपने बिला वजह अंदर किया हुआ है। एक ऐसे मौके के ऊपर भी आप सियासी इंतकाम की बात कर रहे हैं। सर, इस वक्त इंडिया ने एक इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया हुआ है पूरी दुनिया के सामने, लेकिन आप कह रहे हैं कि खान साहब को निकाल दें बाहर। मतलब ये कुछ मैच इधर कर नहीं रहा। इन एनी केस शौकत साहब, थैंक यू फॉर योर पर्सपेक्टिव। वी गॉट योर पर्सपेक्टिव सर। सो बहुत शुक्रिया। इस पे हम कुछ नहीं कहेंगे, उन्होंने सब कुछ कह दिया। कोई ऐसा मौका नहीं था कि इस बात पे इतनी लंबी बात की जाए। बट इन एनी नहीं, वो समझते हैं तो हमने मौका ज़रूर दिया और हम हर एक को मौका देने में यकीन रखते हैं। सो उनका ये मौक़िफ़ है कि इस वक्त कोई भी सूरत हाल हो, इमरान खान रिहा होंगे तो मसले का हल निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा।
और उन्होंने कहा कौम भी उन्हीं के साथ खड़ी हुई है। सो हमें समझ नहीं आया, तो कौम तो यूनाइटेड है और कौम तो तैयार है और खड़ी भी है पाक अफवाज के साथ, क्योंकि वही हैं जिनकी वजह से हम इस वक्त कुछ सेफ महसूस कर रहे हैं। और हमने आपको ये बताना है कि स्टेट बैंक ने कल शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स यानी 1% की कमी का ऐलान किया है। अब शरह सूद 12% से कम होकर 11% पर आ गई है। इस तरह गुज़श्ता 11 माह के दौरान शरह सूद में 11% की कमी हुई है और एक वक्त में शरह सूद, याद होगा आपको, 22% पे था। इस लिहाज से एक साल से भी कम अरसे में शरह सूद में निस्फ हद तक कमी मुस्तहकम होती हुई मईशत का वाज़ेह इशारा है। लेकिन ताजिर 1% शरह सूद कम होने से ज़रा खुश नहीं है। वो कहते हैं जी अभी तो गुंजाइश बहुत थी, इसको सिंगल डिजिट में लाया जाता। हाँ, इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ हैं जावेद बलवानी साहब, सदर कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं। जावेद साहब, स्टेट बैंक ने शरह सूद में कमी की है, लेकिन ताजर बरादरी जो है वो ज़्यादा खुश नहीं नज़र आ रही। क्यों खुश नहीं हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि ताजिर बरादरी से जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हर लेवल पे ये कमिटमेंट किया गया था कि जनवरी 2025 से इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट में आ जाएगा। तो ताजिर बिरादरी उनके इंतज़ार में थी, वो आज तक नहीं आया। और अगर आप रीजनल कम्पिटिटिव कंट्रीज से देखें तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हमारा है, जबकि इन्फ्लेशन हमारा कम है, मगर हमसे कम जो है वो श्रीलंका का है। अच्छा सर, अब ये बात समझ में आती है कि महंगाई में कमी के बाद इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट में तो आना चाहिए था, लेकिन एक इंटरनेशनल सिचुएशन भी है। अमेरिका और बाकी दुनिया के टैरिफ के मामलात भी चल रहे हैं। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रखना आपको लगता है कि एक मजबूरी भी हो सकती है? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस थ्योरी? देखिए, मैं इत्तेफाक इसलिए नहीं करता कि पाकिस्तान के अंदर मल्टीपल इश्यूज चल रहे हैं। एक एनर्जी टैरिफ पाकिस्तान पूरे रीजनल कम्पिटिटिव जितने कंट्रीज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का है। दूसरा आप देखें, इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा। फिर मिनिमम वेज के अंदर भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो है कई कंट्रियों से ज़्यादा है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो मेन इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। अब तीनों चीज़ें जब ज़्यादा होंगी तो इंडस्ट्री कैसे लगेगी, इंडस्ट्री कैसे चलेगी और इंडस्ट्री कैसे कम्पीट कर सकेगी? चलें, ठीक है जावेद साहब, हम ऑब्वियसली समझने की कोशिश कर रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी को अगर एक तरफ रख दें थोड़ी देर के लिए, तो हुकाम हमें ये बता रहे हैं कि बिजली की कीमत जो है वो कंट्रोल में है, टैक्सेशन मसाइल जो हैं वो भी हल हो रहे हैं, IMF प्रोग्राम बिल्कुल सेट चल रहा है, इकॉनमी ठीक समत में है। तो ओवरऑल बताया जा रहा है कि एक अच्छी सूरत हाल है। ऐसा ही है तो क्या मजमूई तौर पर सनत और कारोबार के हालात भी बेहतर नहीं होने चाहिए? हुए हैं नहीं हुए हैं कि नहीं हुए, ये बताएं। कई चीज़ें सही भी बोल रहे हैं, वो सही हुई भी, मगर इस वक्त जो पाकिस्तान की पोजीशन बहुत ख़राब हुई है पिछले 15 दिन के अंदर, उसके अंदर एक जो है मोटरवे बंद हुआ था, ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक हुई, और लास्ट मंथ में आप देखें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम हुई है और अभी मज़ीद एक्सपोर्ट कम हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मई का महीना है इसके अंदर एक्सपोर्ट जो है ऑलमोस्ट जो है 10 से 15% कम हो जाएगी। और पाकिस्तान के अंदर जो अभी इंडिया का इशू चल रहा है इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होंगे। और देखें, नेपरा जो है वो हर महीने ये कह रहा है कि पाकिस्तान में बिजली की कंजम्पशन कम हो रही है, और अब गैस कंपनी भी कह रही है कि गैस की कंजम्पशन भी कम हो रही है। गैस कंपनियों का ये हाल है कि उनकी लाइनें जो हैं उनमें इतना प्रेशर हो गया है कि लाइनें बस्ट होने का ख़तरा है। SNGPL ने कुछ महीने पहले ओगरा को लिखा भी था कि हमारी गैस की लाइन बस्ट हो जाएगी, हमारे पास गैस एक्सेस हो गई है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि क्या होगा आगे। ऑलराइट, जावेद बलवानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कराची मुतमईन नजर आ रहे वैसे जावेद साहब, बिल्कुल भी मुतमईन नहीं नजर आ रहे। भाई मुल्तान सुल्तान ने भी ठान ही ली, मतलब वॉक ओवर अब तो दे रहे हैं लिटरली दूसरी टीमों को। भी पेशावर ज़ल्मी कोशिश तो कर ही रहे होंगे, खुद कौन सा कोई अच्छा करके तो नहीं आए होंगे जी इस बार हम सारों को हमें हराने देंगे। PSL में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान को बासानी 7 विकेटों से शिकस्त दी है। मुल्तान सुल्तान अपने ही मैदान में ना जीत सके, एक तरह से मुकाबला भी एक तरफा साबित हुआ। पहले से प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने वाली मुल्तान सुल्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, जो इसके हक में बिल्कुल अच्छा साबित ना हुआ। मुल्तान सुल्तान की पूरी टीम 108 रन पर हो गई। 108 मतलब वो गिरना स्टार्ट हो गए थे, मतलब शायद 4-5 पे
गिरना शुरू हो गए थे और फिर 108 बड़ी मुश्किल से इन्होंने रन बनाए टोटल। पेशावर ज़ल्मी ने जवाब में 3 विकेट के नुकसान पर 13वें ओवर में ही बाआसानी हदफ हासिल कर लिया था। द मैच started and finished so quickly. साइम अयूब ने 49 और मैक्स ब्रायंट ने 38 रन्स की नुमाया इनिंग्स खेली और छोटा सा टारगेट था, उसके बावजूद कप्तान बाबर आजम का बैट ना चल सका। सो दैट वाज अ बिट ऑफ ए डाउनर और वो मुसलसल दबाव में खेलते दिखाई दिए और 13 गेंदों पर महज 8 रन्स बनाकर वो आउट हो गए। साइम अयूब का जरा साइम अयूब ने तो कल आउट भी किया है, मतलब बॉलिंग भी कराई। थोड़ी सी उनकी फॉर्म वापस आ रही है वैसे। अच्छा जी, अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अहमद भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम। हमें पाकिस्तान सुपर लीग में वो मरहला आ चुका है जब टीमों की पोजीशन काफ़ी वाज़ेह नज़र आ रही है। आप कलंदर्स को प्ले ऑफ में जाता हुआ देख रहे हैं, ऐसी परफॉर्मेंस है उनकी? एक तो बड़ी तगड़ी बॉलिंग अटैक था इनका, शाहीन है, हारिस है, फिर उसके बाद सिकंदर बॉलिंग कर लेता है, आसिफ अफरीदी बड़े ही अंडररेटेड बॉलर हैं लेकिन बहुत जबरदस्त बॉलर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो सारे फॉर्म में। फिर उसके बाद बैटिंग देखें, नॉर्मली होता ये था कि लाहौर कलंदर की बैटिंग में सिर्फ फखर जमान जब स्कोर करते थे तो लाहौर कलंदर जीतता था, लेकिन अब हो ये रहा है फखर जमान भी कर रहे हैं, नईम भी 2 इनिंग्स, नईम लड़का आया बच्चा, अच्छा बच्चा है, 2 इनिंग उसने अच्छी खेली हैं। फिर सैम बिलिंग्स फॉर्म में है, मिचेल फॉर्म में है और उसके बाद सिकंदर रजा फॉर्म में है। तो ऑल इन ऑल बड़ी जबरदस्त फॉर्म के अंदर लाहौर कलंदर की टीम थी, लेकिन लाहौर कलंदर ने कहीं ना कहीं छोटी छोटी जो गलतियां थी, जिस तरह आखिरी मैच में भी की, वो जीते हुए मैच जब ये खुद दे देते हैं, जिस तरह आखिरी मैच हुआ, ठीक है, आप उसको देख लीजिए, कराची के साथ जो था, लग नहीं रहा था कि कराची जीतेगा, लेकिन लाहौर कलंदर ने एंड में पुअर जो है एग्जीक्यूशन की डेप्थ ओवर्स में, जिसकी वजह से बहुत स्कोर हुआ और 2 ओवरों में 41 हो गया हारिस रऊफ और शाहीन को, जिसकी वजह से कराची वो मैच जीत गया। कल करते तो इससे बेहतर पोजीशन में होते। हाँ, अभी भी चांस तो है, लेकिन मुल्तान सुल्तान ने जो टीम खिलाई है कल मैच में अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी, उन्होंने थोड़ी सी और मुश्किलात खड़ा करती हैं लाहौर कलंदर के लिए, बिकॉज मुल्तान सुल्तान लोग पहले से ही आईब्रोज रेस कर रहे थे कि क्या मुल्तान अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ जाएगा, वो मैच को जो है अपनी प्राइड के लिए खेलता है कि नहीं। लेकिन जो टीम उन्होंने कल उतारी उसमें 7 चेंजिंग्स थे, कहीं से भी अपनी बेस्ट 11 उतारी नहीं, ऐसे ही लगा कि इन्होंने लोगों को चांस दिया है और वो पेशावर से हार गए। अब इनका मैच लाहौर का पेशावर से पड़ना था, तो पेशावर जिस तरह का मैच खेला है, स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ उसका पीछे स्टोर के अंदर, पीएसएल के अंदर, लेकिन कम बैक उन्होंने बेहतर किया है और रही सही कसर मुल्तान सुल्तान ने जिस तरह की एक टीम खिलाई वो पूरी कर दी और अब उनके चांसेस बन गए। तो लाहौर और पेशावर का जो मैच है वो बड़ा डिसाइसिव होगा कि कौन दोनों में से जो है क्वालिफाई कर रहे हैं, लाहौर या पेशावर। ये सारी बातें तो हो ही नहीं थी। अच्छा अहमद, ये भी बताएं, एक चीज़ जो हम में से कोई भी नज़रअंदाज अब नहीं कर सकता वो है फील्डिंग। भाई कोई एक टीम ऐसी नहीं है जिसने कैच ना छोड़े हो, रन्स रोक कर दिखाए हो, ये वाला डिपार्टमेंट लगता है हमारा है ही नहीं। तो हम लोग फील्डिंग को सीरियस क्यों नहीं लेते, या व्हाट इज़ लैकिंग, क्या करें? देखिए, फील्डिंग हमेशा से पाकिस्तान की स्ट्रेंथ नहीं रही है। ऑन एंड ऑफ कोई 1-2 फील्डर्स आ जाते थे अच्छे और वो पूरी टीम के अंदर जान भरते हैं, मोस्ट ऑफ द एरियाज कवर करते हुए नजर आए। फील्डिंग एक ऐसी चीज है कि किसी भी कंट्री में उस पे ग्रास रूट लेवल पे काम होता है और उनके ग्राउंड्स बड़े जबरदस्त होते हैं। अगर आप वेस्टर्न की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर ना तो फील्डिंग पे इतना टाइम लगाया जाता है ग्रास रूट लेवल पे, ना ही हमारे पास इस तरह के अच्छे कोचेस, प्रोफेशनल कोचेस मौजूद हैं। आपके पास नेशनल साइड के अंदर जो है फील्डिंग कोचेस जो है मौजूद नहीं है प्रॉपर वाले, तो अब छोड़े क्या उनकी बात करें, लेकिन तो नीचे लेवल पे कैसे आएंगे। तो ये पूरे का पूरा ये जिम्मेदारियां होती हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, एक इदारे की, कि आप जो है अगर ग्रास रूट लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे चीजें उस तरह नहीं है द वे इट शुड बी, तो एटलीस्ट आप इस लेवल के अंदर इस तरह के क्रिकेटर्स तैयार करें कि जिसमें बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग 3 डायमेंशनल प्लेयर हो। जो कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि हमारी फील्डिंग जो है दुनिया से बहुत नीचे जाती हुई नजर आ रही है और अगर कोई अच्छी फील्डिंग नजर आई भी है तो वो भी फॉरनर से नजर आई है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। फवाद आलम भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया फवाद भाई। फवाद भाई, पाकिस्तान सुपर लीग अपने आखिरी मरहले के करीब है और 2-4 मैचेस में कुछ ऐसा हुआ कि कलंदर्स का प्ले ऑफ में पहुंचना मुश्किल हो गया है। पहले तो लग रहा था पहुंच ही जाएंगे, मगर अभी आपको क्या चांसेस लगते हैं ज़ल्मी वर्सेस कलंदर, हूँ स्टैंड अ बेटर चांस? आई थिंक देखें
वो इतना बुरा नहीं खेला लाहौर कलंदर्स, बट ये था कि 4 मैच जीते हैं, एक मैच जो है वो बारिश हो गई थी। बट ये है कि डिफ़िकल्टीज़ हैं अब उनको, क्योंकि अगर दूसरी टीम अगर सारे मैच जीत जाती हैं तो लाहौर कलंदर बाहर हो सकता है। बट उनकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं, बैटिंग में ज़्यादातर होती थी, लेकिन इस बार उनको बॉलिंग ने बड़ा मायूस किया मेरे ख्याल से, क्योंकि बॉलिंग ने वैसा डिलीवर नहीं किया जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा था। क्योंकि लाहौर कलंदर्स के जो बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, वो बड़े ज़बरदस्त हैं और सारे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, बट उन्होंने उस तरह डिलीवर नहीं किया जिसकी वजह से इन लोगों को जो है इतनी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। अच्छा, अब हम ज़रा आपको ऑन द स्पॉट रखने लगे हैं, क्योंकि टॉप की टीमों में यूनाइटेड है जिनकी फॉर्म जो है ना वो थोड़ी सी डाइसी हुई है आजकल। ग्लैडिएटर्स और किंग्स जो हैं उनमें रिदम नज़र आ रहा है। तो आपकी नज़र में इन 3 टीमों में से कौन सी है जो इस वक्त फेवरेट कही जा सकती है? आपकी फेवरेट कौन सी है? इस्लामाबाद की जहाँ तक बात है, देखिए जी 5 मैच वो जब खेले थे शुरू के, तो ऐसा लग रहा था कि इनको तो कोई टीम मैच हरा ही नहीं सकती। बट उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए, वो करते आए हैं और करते रहे हैं। पहले भी उन्होंने बहुत किया है, लेकिन इस दफ़ा तो बहुत किए हैं। 5 चेंजेस, 6 चेंजेस, 4 चेंजेस, और फिर इंजरी भी हुई उनके प्लेयर्स को। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें जो आई हैं, क्योंकि 5 मैच जीतने के बाद आप 3 मैच लगातार हार जाओ, अब तो मेरे ख्याल से उनको क्वालिफाई करने के लिए भी मुश्किल हो सकता है कि अगर अगले 2 मैच वो नहीं जीते तो आई थिंक उनको क्वालिफाई भी करना मुश्किल हो जाएगा। और जब कॉम्बिनेशन चेंज होती है, बैटिंग ऑर्डर्स चेंज होते हैं, तो ये मुश्किलात आती है। हालांकि उनकी बैटिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है, फील्डिंग भी अच्छी है, लेकिन वो जो लास्ट मैचेस खेले हैं 5 मैचों के बाद, तो उनका कॉम्बिनेशन किसी भी चीज़ में नज़र नहीं आया। उन्होंने कैचेस ड्रॉप किए, उन्होंने बॉलिंग बहुत गंदी की, उन्होंने बैटिंग उससे ज़्यादा गंदी की। तो आई थिंक वो अभी थोड़ा ट्रबल में है, लेकिन बड़ी टीमें कमबैक करती हैं और हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि अब पिंडी में मैचेस हैं, तो पिंडी की जो सिचुएशन, जो सरफेस है, ग्राउंड है, वो इस्लामाबाद को बहुत सूट करता है। सो होपफुली वो एक नई टीम दोबारा से नज़र आए और रिदम पकड़े और आगे प्लेऑफ में और उठक बैठक शुरू हो जाए मेरे ख्याल से। क्योंकि अगर इस्लामाबाद भी जीती है, फिर वो टीम जीतेगी, ये टीम जीतेगी, बहुत सारे इफ एंड बट शुरू हो जाएंगे फिर। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद आलम, टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ है। बिल्कुल अब एंडिंग आना स्टार्ट हो गई है ना। आप तो हमें फवाद भाई से पूछना था, इनके हाथ के बने हुए खाने के बड़े चर्चे हो रहे हैं आजकल, सो वो भी एक चल रहा है मतलब कि सिलसिला। फिर हम ये सब कुछ छोड़ के खानों पे आ जाते हैं। खाबों पे आपने काफ़ी अर्से से बात नहीं की, फिर कभी करेंगे। ये ज़रा सुने कि सिंध हुकूमत ने एक बार फिर कराची समेत पूरे सूबे में हर किस्म के प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है, और अल्लाह करे कि ये मतलब ये इस बार अमल भी हो जाए। महकमा माहौलियात सिंध की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे में 15 जून से हर किस्म के प्लास्टिक बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी होगी, और पाबंदी का इतलाक नॉन डिग्रेडेबल बैग्स और डिग्रेडेबल बैग्स और ब्लैक रिसाइकल प्लास्टिक बैग्स पर भी होगा। महकमा माहौलियात सिंध के मुताबिक सिर्फ माहौल दोस्त बैग्स के इस्तेमाल की इजाज़त होगी। हकीकत ये कि पहली दफ़ा तो ऐलान नहीं हुआ। अच्छा, वो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल के चक्कर में भी बहुत से लोग बचते हैं। मतलब आप क्या एक आम आदमी को कैसे पता लगेगा, या बहुत से लोगों को कैसे पता लगेगा कि जो प्लास्टिक बैग है बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल? क्यों काला वाला बायोडिग्रेडेबल होता है? आई डोंट नो कौन सा होता है, वैसे तो काला तो, और हमने बचपन से ये सुना है कि काला बहुत मुज़र सेहत होता है और वो बहुत ही खराब होता है। ये जी ऐलान पहली बार नहीं हुआ, ये हम आपको बता चुके हैं, और सिंध हुकूमत पहले भी कई बार ऐसे ऐलानात और नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है, मगर इस पर अमल कराने में मुकम्मल नाकाम रही है। 2019 में याद होगा मेयर कराची का भी ये कहना था, बल्कि क्या याद दिलाएं, मेरा ख्याल आपको दिखा देते हैं, देखें। 1 अक्टूबर 2019 से इंशाअल्लाह प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल के ऊपर मुकम्मल पाबंदी होगी इंशाअल्लाह। अगले 45-50 रोज़ हम आपके तवज्जुद से, मीडिया के दोस्तों के थ्रू, सिविल सोसाइटी के दोस्तों के थ्रू, ताजरों के थ्रू, स्टूडेंट्स के थ्रू, बच्चों के थ्रू ये पैगाम हम जगह जगह पहुंचाना चाहते हैं कि वक्त आ गया है कि से नो टू प्लास्टिक बैग। ये है सूरत हाल। अब हुकाम को समझना चाहिए कि नोटिफिकेशन निकाल देने से या ऐलानात कर देने से तो नहीं होता, इस पे अमल दरामद कराना पड़ता है, और इतने बड़े शहर पे। बट आई रिमेंबर अब्दुल्ला, जब ये हुआ था सारा, तो इवन वी स्टार्टेड कैरिंग कपड़े के बैग्स, ताकि हम अपनी इतने बड़े शहर में अमल दरामद कराना आसान भी नहीं है, लेकिन आप
मुझे लगता है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलें, कहीं से तो आप शुरू करें, कहीं से तो शुरू तो करें। बहुत से ऐसे सोसाइटीज हैं, बहुत सी ऐसी सोसाइटीज हैं जहाँ पे allowed नहीं जहाँ है। वो कपड़े का बैग, मतलब फ्रूट, डबल रोटी, चीज़ दूध, उसमें कुछ भी मिलती है। लेंगे वो उस कपड़े के बैग में आपको डाल के देते हैं और वो यूज होता है। बेसिकली एक शॉपिंग बैग ही है जो बस एग्जैक्ट शेप, हाँ, वो बस एक किसी फैब्रिक टाइप में बना हुआ है। यू नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। इमरान साहब डायरेक्टर हैं नेशनल रिसोर्सेज सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। इमरान साहब, प्लास्टिक बैग्स पर पहले ही पाबंदी आयद है, अब फिर ये नई पाबंदी ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिए और कैसे अमल दरामद होगा इस पे। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये पाबंदी पहले से मौजूद थी, लेकिन इस पाबंदी के अंदर कुछ माइक्रोन साइज और इसके अलावा ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल की शर्त थी और ये इन्फोर्समेंट के अंदर काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थी। अब सिंध गवर्नमेंट ने जो कैबिनेट की जो लास्ट मीटिंग हुई थी 15 अप्रैल को, उसके अंदर ये फैसला किया है कि तमाम किस्म के कैरियर बैग, शॉपिंग बैग के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। इसकी वजह यह है कि पहले जो होता था उसके अंदर मिक्स हो जाती थी, माइक्रोन साइज का फ़ायदा उठा लिया करते थे और उसकी वजह से बहुत एक्सेसिव तादाद में प्लास्टिक यूजेज आ रही थी उसके अंदर। तो इसलिए अब इसके अंदर तमाम कैरियर बैग्स के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। अच्छा, बताया जाता रहा है कि बायोडिग्रेडेबल बैग जो हैं वो माहौल के लिए कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन आपने ये भी बैन कर दिए, क्यों? देखें बायोडिग्रेडेबल उसका सर्च करना है कि आया प्लास्टिक के अंदर बायोडिग्रेडेबल एडिटिव मौजूद है या नहीं है, ये एक बड़ा लेंथी प्रोसीजर है। उसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए होता है वो इनसफिशिएंट मकदार में हमारे पास मौजूद है। दूसरा, बायोडिग्रेडेबल के अंदर जो एक बड़ा प्रॉब्लम था वो ये था कि प्लास्टिक जो है वो फ्रेगमेंटेड हो जाती है और छोटे छोटे पीसेस में चली जाती है, जिससे माइक्रो प्लास्टिक का एक बड़ा इश्यू आता है। उस माइक्रो प्लास्टिक की सूरत में ये हमारे फूड चेंज के अंदर शामिल हो जाता है और ये हमारी फूड के अंदर, हमारे जो मैरीन इकोसिस्टम है उसमें जो एनिमल्स मौजूद हैं वो इनहेल कर लेते हैं, तो ये हमारी फूड चेन का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए हमने ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल जो एडिटिव है उसको भी अब डिस्करेज किया है और हमने यही कहा है कि इसको भी अब डिस्करेज करके इस पे भी पाबंदी आयद की जाए। That's the reason। इमरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब ये नोटिफिकेशन आ ही जाएगी, 15 जून तक की बात की जा रही है। आप ऑलरेडी वैसे एनीवे यू आर इवन इफ नॉट सेंड तो प्लास्टिक बैग्स ना यूज़ करें तो बेहतर है। पेपर बैग नहीं, कपड़े के बैग्स जैसे पहले होते थे, सबके पास होते थे पहले एक ज़माने में। एक बास्केट रख लें अपने लिए, उसी में सारी चीज़ें डाला करें, वो भी पहले होती थी, याद है? वो बड़ी एक मखसूस किस्म की हमारी दादी नानियों के पास घर में होती थी, मतलब वो बहुत कुछ होता था, बहुत सी चीज़ें। Okay, that is it for today, and we will see you tomorrow. Have a great day. Bye.